अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नावल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेवर लेट मी गो, जिसे लिखा है सर कैज़ियो एशिगुरो। ठीक है, उनका जो पूरा नाम है वो है कैज़ियो एशिगुरो ओबिए फारसा फर्सल। ठीक है, उनको सर का लक़ब दिया गया तो उनका पूरा नाम क्या होगा? सर कैज़ियो एशिगुरो ओबियो फारसा फर्सल। वो एक बरतानवी नावल निगार थे। ठीक है, अलबत् नाम जो है वो उनका जापानी है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, बाकी मैं डिटेल बता रहा हूँ। वो एक बरतानवी नावल निगार थे। ठीक है, स्क्रीन राइटर वगैरह। उसके बाद मौसीकार थे, लाइक जो म्यूज़िक वगैरह लिखते हैं वो, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, वो नागासाकी में पैदा हुए और 1960 में अपने वालदैन के साथ बरतानिया चले गए जब वो 5 साल के थे। ठीक है, यानी बेसिकली वो जापान से थे लेकिन उन्होंने माइग्रेट कर लिया, कहाँ? बरतानिया चले गए। ठीक है, और वो मशरकी इंग्लिया यानी कि वेस्ट इंग्लिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएट किया हुआ है। ठीक है, और वो मशहूर जो हैं अफसाना निगारों में एक हैं। ठीक है, उन्होंने इसके अलावा साइंस और फिक्शन, ठीक है, साइंस फिक्शन, ठीक है, और हिस्टोरिकल फिक्शन, ठीक है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स और इस तरह के दीगर अनवा पे भी काम किया हुआ है। तो ये एक राइटर का मुख्तसर तरीन जो था वो इंट्रो था। अब हम बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। तो अब जो नेवर लेट मी गो है, बेसिकली ये हुआ था द स्टॉफियन, एक प्लेस है, जगह है इन 1990 इंग्लैंड में। तो ये यहाँ पे लिखा गया था, ये इसकी सेटिंग हो, ये तब की बात है जब सिटीज़न पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम ह्यूमन क्लोनिंग था। ठीक है, बेसिकली ये ह्यूमन क्लोनिंग ये होती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब कि एक तरह का डिफरेंट जेनेटिक कॉपीज़ बनाई जाती हैं। वो कैसे? मतलब ये कि ये प्रोसेस जो है वो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्विन्स होते हैं, ये प्रोसेस जो है नेचुरली होता है कि एक ही तरह के दो बच्चे हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके जो फेसेस वगैरह भी हैं वो भी सेम होते हैं और उनकी जो हैबिट्स हैं वो भी सेम होती हैं। मतलब एक बीमार होता है तो दूसरा भी बीमार होता है। तो ये होता है ह्यूमन क्लोनिंग, और इसको आर्टिफिशियली भी किया जाता है। आर्टिफिशियली इस तरह किया जाता है कि जो सेल्स हैं, मतलब कुछ सेल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दोनों जो क्लोन्स के सेम डीएनए होता है, ठीक है, और सेम जीन्स होते हैं, और कुछ जो सेल्स या जीन्स वगैरह हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे फिर ये प्रोसेस होता है। तो इस टाइम ये प्रोसेस चल रहा था। तो क्या हुआ था कि जो क्लोन्स हैं उनको स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो क्लोन्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेफ़र किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग तब क्लोन्स हुए थे कि जिनके साथ ये प्रोसेस किया गया था, जिनको बनाया गया था, तो ऐसे आर्टिफिशियली जो है वो बनाया गया था, और उनको एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन था जो कि दुनिया से बाहर था, यानी कि बहुत दूर था, दूर दराज और वीरान जगह पे था जहाँ पे कोई भी पहुँच नहीं सकता ईजीली। तो वहाँ भी ये उनकी अपब्रिंगिंग थी या उनकी परवरिश की गई थी। और फिर जब वो लोग यंग हुए तो फिर उन्होंने भी अपने ऑर्गन्स वगैरह डोनेट करना स्टार्ट कर दिया, और जितने भी डोनर्स थे जो डोनेट कर रहे थे उनकी देखभाल या केयर करने लगे। ठीक है, तो जो डोनेट कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है, जो डोनर्स थे, और उनकी कुछ लोग देखभाल करने लगे वगैरह, उनको ज़रूरत होती है, जो केयर टेकर होते हैं तो वो केयर वगैरह उनकी केयर करने लगे। ठीक है, तो जो केयर्स, बेसिकली जो केयर्स थे वो भी क्लोन्स थे जिन्होंने अभी डोनेशन के प्रोसेस से स्टार्ट ही किया था। ठीक है, जब वो लोग अपने ऑर्गन्स वगैरह डोनेट करना स्टार्ट हो गए तो तब तक करते थे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते थे। ठीक है, और बेसिकली कंप्लीट तब होता था जब तक वो मर नहीं जाते थे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर डेथ का बताया तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पे नॉवल में मिलते हैं जिससे कंप्लीट का मतलब होता है डेथ। ठीक है, और ये तब तक होता था जो क्लोन्स होते थे वो 3 या 4 टाइम, ठीक है, 3 और 4 टाइम्स जो है अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर जाते थे, और समझो कि एक किस्म के वो मर जाते थे। अब यहाँ पे प्रॉपर नहीं बताया हुआ, ठीक है, फिर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं कि वो मर जाते थे। ठीक है, और इसमें कंप्लीट का वर्ड यूज़ हुआ है। अब जो नरेटेड है कैथी, इसने अपने आप को बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया है कि वो 31 ईयर ओल्ड है और कैरियर है। ठीक है, वो बंदी जो है वो डोनर की देखभाल कर रही है। अब कैथी जो है 31 ईयर ओल्ड है, ठीक है, और वो 20 ईयर्स हो गए हैं उसको कैरियर के तौर पर,
लेकिन वो कुछ महीनों बाद बताया कि जब उसने अपनी जो है वो स्टोरी स्टार्ट की, तो बताया कि वो 20 साल से कैरियर है और उसके बाद उसने कुछ महीनों बाद अपनी जॉब छोड़ देनी है या उसने रिटायर हो जाना है। तो कैथी ने ये एक्सप्लेन किया है कि वो अपनी मेमोरीज़ को रिवाइज कर रही है, अपनी मेमोरीज़ को याद कर रही है। उसके दोस्त होते हैं, एक टोनी था और एक रूथ था, ठीक है, जो कि हेल्सियम स्कूल था, उसके साथ उसमें उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी। तो अब ये नावल में जो है वो कैथी जो है वो स्टोरी जो है नरेटेड है, ठीक है, वो हमें स्टोरी में ये सब क्या क्या होता है वो सब बता रही है। तो ये अब स्टोरी जो है कैथी बता रही है, जिसमें वो अपने दोस्तों के बारे में बताती है कि एक रूथ था, तो उनकी हेल्सियम स्कूल में अपब्रिंगिंग हुई या परवरिश हुई, तो वहाँ ये ग्रो अप हुए। उसके बाद कैथी ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो डोनेशन प्रोग्राम के बारे में मतलब ये कि, और ये भी कि मेंशन किया है कि था कि जो हेल्शियम है उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो सब क्लोन थे। जो कैथी की नरेशन है वो नॉन लीनियर है, मतलब उस जैसे कि इस नॉवल्स के पार्ट्स 3 पार्ट्स हैं जो कि रफली अलाइन किए गए हैं, और वो 3 पार्ट्स इसकी 3 स्टेजेस हैं। अब पार्ट 1 में बेसिकली कैथी अपना सारा चाइल्डहुड जो है हेल्शियम में गुजरा उसको याद कर रही होती है और अपनी फ्रेंडशिप बताती है रुथ के साथ, और उसकी टेम्परामेंटली पर्सनैलिटी के बारे में का जिक्र करती है, और फिर बताती है कि हेल्शियम में रुथ की जो टेम्परामेंटली पर्सनैलिटी है वो बहुत जल्द इनॉय हो जाती है। अब जो रुथ है वो उसकी फ़ीमेल बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा टीज़ भी कैथी कैथी उसको बहुत ज़्यादा तंग करती थी, और उसका एक जो सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड था वो उसको दिखाती थी कि मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, मेरे पास जैसे प्रीशियस प्रिविलेज हैं। कैथी ने टोनी को भी डिस्क्राइब किया है कि वो एज अ स्टूडेंट, यानी टोनी जो है उसको एज अ स्टूडेंट डिस्क्राइब किया हुआ है कि टोनी बहुत ज़्यादा वायलेंट था, बहुत ज़्यादा गुस्सा का जैसा था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, और उसके जो मूड्स तब्दील होते रहते थे, चेंज होते रहते थे। टोनी को सबसे पहले तो रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब वो अलग ही था, जो उसकी एज के थे उन सब से डिफरेंट था, और उसके अंदर जो आर्टिस्टिक एबिलिटी भी नहीं थी, ठीक है, जो आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, जो क्रिएटिविटी होती है वो नहीं थी उसके अंदर, और जो हेल्शियम के स्टूडेंट्स में होती थी और उसमें नहीं थी। हेल्शियम के जो स्टूडेंट्स थे वो आर्ट वगैरह उनसे करवाए जाते थे, जो अपनी इमेजिनेशन से आर्ट करते थे, तो टोनी के अंदर वो आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं थी। कैथी जो है वो सिंपथाइज़ करती थी टोनी को, ठीक है, उसको इनकरेज करती, उसको दिलासे वगैरह देना और हमदर्दी वगैरह, और इसको हमेशा काम डाउन करती थी जब वो गुस्से में होता था, और एक दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से उसको हर्डल भी किया था उसने, ठीक है। वहाँ पर एक, अब ये एक मिस का बताया हुआ, टीचर का बताया हुआ जिसका नाम लूसी था, ठीक है, तो वहाँ स्कूल में वो मिस लूसी थी, उसने टोनी को सिखाया कि अपने टेम्परामेंटल जो है अपना टेम्परामेंट जो गुस्सा है उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसको श्योरिटी कराई कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है, उसको मोटिवेट किया कि जो आर्टिस्टिक जो होते हैं ना वो क्रिएटिव होते हैं, वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से आर्ट करते हैं, और इस टाइम ये हेल्शियम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है वो क्रिएटिव हों, और उनके लिए आर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और हर एक बंदा वहाँ पे आर्टिस्टिक था जिसके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी थी। तो अब मिस लूसी ने क्या किया कि उसने ये एहसास दिलवाया कि क्रिएटिव होना ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है, जस्ट तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, ठीक है, और क्रिएटिव होना ये ज़रूरी नहीं है। तब जाकर इसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, वो जो टोनी था, क्योंकि उसको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही थी, तो उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं था, और उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं थी, तो वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता था, ठीक है, अपनी इस कमी पर। तो वहाँ पे मिस लूसी ने उसको बताया कि जो क्रिएटिव होना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और उसको मोटिवेट किया कि तुम भी कर सकते हो, ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है तुमने, ठीक है, और काम पे जुड़े रहना है। तो वहाँ पे जाके फिर उसने अपने जो है वो गुस्से को कंट्रोल किया। अब वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हैं उनको इनडायरेक्टली जो है वो डोनेशन प्रोग्राम के बारे में बताया गया, और कहा गया कि उनके जो गार्डियन हैं, मतलब उनको वो फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। कौन प्रोटेक्ट करेंगे? वो जो केयर हैं, ठीक है। वैसे वो स्कूल था ही सिर्फ इसीलिए, ठीक है, कि उसमें वो जो डोनर बच्चे हैं उनको केयर किया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो उनको बचपन में ये गार्ड इनडायरेक्टली जो है वो बताया गया कि जो वो हैं वो क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो डोनेशन प्रोग्राम के बारे में उनको बताया गया कि वो डोनेट करने वाले हैं, और बदले में उनको क्या मिलेगा, उनके जो गार्डियन हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे फ्यूचर में। अब जब वहाँ पे जो मिस लूसी थी वो इस अप्रोच से बहुत ज़्यादा डिसएग्री थी कि उनको इनडायरेक्टली इस बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसे लगता था कि उनको इनडायरेक्टली नहीं बताना चाहिए, बल्कि डायरेक्टली बताना चाहिए कि ये लोग कौन हैं
और ये कलून्स हैं और इन्हें डोनेशन करनी है और अपने आर्गन्स को आगे डोनेट करना है। और काफ़ी हद तक इन्होंने एक्सप्रेसिवली बता भी दिया था, मतलब क्लियरली बता भी दिया था मिस लूसी ने स्टूडेंट्स को। तो अब जब मिस लूसी ने टोनी से बात की, ठीक है, उसके आर्ट वर्क की, तो टोनी और कैथी ने ये समझाइज किया है कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं डोनेशन जो है उनके साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। और फिर एक मैडम थी हेल्सियम में, वो विज़िट करती रहती थी, तो जो बेस्ट स्टूडेंट है आर्ट वर्क को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, आर्ट वर्क को, उनके आर्ट वर्क को कलेक्ट करती थी। और जो बेस्ट आर्ट वर्क होता था, जो बेस्ट आर्ट होता था, उसको कहती थी और मतलब उसको जो है वो अप्रिशिएट करती थी और हमेशा विज़िट, और वो हेल्सियम को विज़िट करती रहती थी। अब ये रूमर फैला था कि जो मैडम है ना, वो जो विज़िट करती रहती हैं, वो जो ये आर्ट होता है, क्रिएटिविटी होती है, उसको अपने पर्सनल गैलरी में रखती है। फिर कैथी का इनकाउंटर हुआ इस मैडम के साथ, जो एक रूम होता है, गर्ल्स रूम होता है, ठीक है, डोरेंट्री, ठीक है, जिसे कहते हैं। वहाँ पे ये कैथी जो है वो डांस कर रही थी, एक सॉन्ग था जिसका नाम था नेवर लेट मी गो। अब जो ये सॉन्ग था नेवर लेट मी गो, ये कैथी का जो है फेवरेट सॉन्ग था। आफ्टर डैट जो एक एल्बम थी जूडी, ठीक है, ब्राइट वाटर, तो उसका जो ये सॉन्ग था, और ये उसकी बहुत ज़्यादा ना प्राइस पोजीशन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। जब ये सॉन्ग खत्म हुआ तो कहती देखा कि जो मैडम है वो डोरवे में बैठी है और रो रही है, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरा सीन दिखाया गया, कहती कि जो है वो टेप गुम हो गई है, और मतलब वो उसने लूज़ कर दी है अपनी टेप, पता नहीं उसे कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो टोनी है, ठीक है, उसका जो टेम्पर है वापस आ गया, मतलब वो दोबारा गुस्से में है, वैसे ही हो गया है जैसे लास्ट समर में था, तो हेल्शियम में, ठीक है। कैथी ने जब ये सोचा, ठीक है, कि लगता है ये किसी चीज़ से अपसेट है, या तो इसका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वो रूथ के साथ 6 मंथ से है, और टोनी और रूथ जो है वो दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन टोनी जो है वो बेसिकली अपसेट था कि मिस लूसी ने जिसको बताया था ना कि क्रिएटिव वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसमें मिस लूसी ने कहा था कि क्रिएटिविटी मैटर नहीं करती, लेकिन क्रिएटिविटी मैटर करती थी, ठीक है। तो वो इस चीज़ से अपसेट था, ठीक है। और फिर मिस लूसी जो है वो एल्शियम छोड़ के चली गई, और फिर जो टोनी का रिलेशन था वो उसके साथ वो दोबारा से ठीक हो गया, मतलब वो दोबारा से डेट करने लग गए। और फिर जो है पार्ट 2 अब दिखाया हुआ है, ठीक है। पहले मैंने पार्ट 1 दिखाया, इसमें वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज वगैरह और जो अपनी पास्ट मेमोरीज हैं उनको जिक्र करती है। अब जो नावल का दूसरा पार्ट है वो दिखाया हुआ है, जिसमें कहती जो है वो रूथ और टोनी के साथ एक हाजरीन सिटी में मूव करती है, मतलब वो कॉलेज थे, ठीक है, और कॉलेज में जाते हैं, वो कोलीग थे, और वहाँ पे ये लोग मूव कर जाते हैं। वहाँ पे ये लोग अपने आप को उनके तरीके से एडजस्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों के तरीके से। और वहाँ के जो लोग होते हैं उनको वेटरन कहते हैं, और वेटरन वहाँ पे बेसिकली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं। अब रूथ काफ़ी दफ़ा टोनी को इग्नोर भी करती है, जब कैथी और टोनी जो है वो वेटरन के साथ रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, ठीक है, और अपने आप को उनके मुताबिक एडजस्ट कर रहे होते हैं, ब्लेंड अप कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को, उनकी एफर्ट्स को भी जो रूथ है वो इग्नोर करती है, ठीक है। अब कैथी ने ये नोटिस किया कि जो वेटरन्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो हेल्सियन के स्टूडेंट के साथ जो है वो बहुत स्ट्रेंज है, मतलब सरप्राइजिंग भी हो सकता है, या वो मे बी उनको अपने से कमतर समझ रही हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज रह रहे थे। अब वहाँ पे एक कपल था, च्यूरिस्ली और रोडनी, ठीक है, ये लोग हेल्शियम में बेसिकली इंटरेस्टेड थे, ठीक है। इन्होंने रूथ को कन्विंस किया कि वो उनके साथ चले नॉर्फ्लॉक में, जहाँ पे रोडनी ने ये क्लेम किया कि मुझे लगता है कि जिसने तुम्हें अपना जीन्स दिया है, या जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, या कोई सेल्फ वगैरह दिए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई इस तरह का बंदा है, ठीक है। तो इसने ये क्लेम किया कि वहाँ पे एक ओपन प्लान के ऑफिस है, तो वहाँ पे तुम्हें अपने रिजेंबलेंस का जो क्लोन है वो मिल जाएगा, और जहाँ से तुम्हारा क्लोन कॉपी किया गया वो बंदा तुम्हें मिल जाएगा। अब जो कहती थी वो इस बात पर बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल थी, और मतलब बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी। जब उसने रोडनी को की स्टोरी सुनी, ठीक है, उसको कुछ होगा, मतलब उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर वो ड्रीम फ्यूचर था रूथ का कि वो ओपन प्लान ऑफिस में काम करे। तो फिर ये सब कहती, टोनी, रूथ, च्यूरिसी और रूडनी, ये सारे लोग जो हैं नॉर्थफ्लॉक चले गए। वहाँ पर जाकर जो च्यूरिसी और रूडनी ने पूछा, मतलब एक क्वेश्चन पूछा अबाउट अ रोमन एक्सेप्शन ऑफ हेल्शियम कपल इन लव एंड डोनेशन की। ऐसे जो हेल्शियन के कपल्स हैं उनकी जो नरेशन है उसको डिले करवा रहे हैं, और उसने उस बारे में पूछा। तो रूथ ने ये प्रटेंड किया कि वो इन जो है
रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं जानती, जिससे कैथी और टोनी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, क्योंकि जो टोनी और रूथ का कपल था ना वो बहुत ज़्यादा से चल रहे थे। तो जब उसने प्रटेंड किया कि वो इन चीज़ों के बारे में बहुत नहीं जानती, तो जो कैथी और टॉमी है वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। और जो स्टूडेंट्स थे उनके ओपन प्लान ऑफिस के, उनको इस बारे में पता चल गया। ठीक है, अब रोनी ने एक वुमन जो है विंडो पे थी उसको पॉइंट आउट किया कि इसके बाद इस बात पे ये एग्री हुए कि लगता है कि रूथ को इससे जीन्स मिले हैं। ठीक है, मतलब रूथ को उसकी क्लोन है। ठीक है, उसमें रिजेम्बलेंस है। इन्होंने फिर उसको फॉलो किया, फिर वो आर्ट गैलरी में गई जहाँ पे उसने ये रियलाइज़ किया कि वो रूथ की रिजेम्बलेंस नहीं है। लेकिन रूथ ने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स आर मॉडल ओनली ऑन ट्रस्ट। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरह का ट्रैश समझा जाता है। अब जो रुथ है फिर वो चेल्सी और रोडनी के साथ जाती है। मीनवाइल जो टॉमी है और कैथी हैं उनको एक कॉपी मिलती है जो कैथी की टेप गुम हो गई थी उसकी, और एक सेकंड हैंड स्टोर है। टॉमी जो है वो वहाँ पे कैथी को ये बताता है कि इसने जो इमेजिनरी एनिमल हैं जो एनिमल्स की पिक्चर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इमेजिनरी एनिमल्स की पिक्चर को उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। उसको ये लगता है कि जो मैडम है वो कलेक्ट करती थी उनके आर्ट वर्क को, वो ये देख सके कि कपल जो हैं वो डेफरल्स जो डिले के लिए और डोनेशंस पोस्टपोन करने के लिए अप्लाई करते हैं, वो वाकई में दे आर इन लव और नॉट। वो कैसे भला होता है ना कि आपकी चीज़ें बाद औक़ात सिमिलर होती हैं, तो वो ये देखना चाहता है। अब टोनी को यही लगने लग गया था, ठीक है, कि जो रूथ है उसने ड्रीम के बारे में बात करना बंद कर दिया। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात करना बंद कर दिया है। और क्योंकि उसको महसूस हो गया था ना कि जो है वो रूथ वो दूर जा रही है, क्योंकि वो उसको इग्नोर करने लग गई थी। ठीक है, और उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना भी उसने बंद कर दिया था। और टोनी ने जब फिर कैथी को अपनी ड्राइंग दिखाई तो जो उसकी ड्राइंग थी उसको कैथी को पजलिंग सी लगी। मतलब वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग थी और बहुत अट्रैक्ट कर रही थी उसको। ठीक है, अगले बंदे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन पजलिंग थी। ठीक है, मतलब समझ से बाहर थी। और मीनवाइल जो कहती कि रूथ के साथ फ्रेंडशिप थी बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। रूथ को ये लगा कि इसने ये रिवील किया है कि जो कहती है वो टोनी को लाइक करती है, लेकिन टोनी को ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। कैथी ने अपने स्टूडेंट, ठीक है, अपनी जो है मतलब कि अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की कैरियर की और डिपार्ट्स के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए, और उसको वो कैरियर एज ए कैरियर काम करेगी। और उसके बाद वो कैरियर को ट्रेनिंग जो है वो देगी। ठीक है, कैरियर को जो है वो ट्रेनिंग देगी। अब यहाँ पे पार्ट 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कहते हैं एक बहुत अच्छी जॉब पे है, उसका वर्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत लोनली सा है। फिर वो अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो हेल्सिम जाती है, वहाँ उसकी फ्रेंड होती है लोरा, वहाँ पे वो भी केयर होती है और रुथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर वो हेल्सिम के बारे में बात करते हैं जो कि अब बंद जो हो चुका है। अब कहती जो है वो रुथ की केयर है। ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप जो है उनका रिलेशनशिप है बहुत चेंज और हो चुका है, और गाइडेड मतलब गाइड करती है उसे। मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मतलब वो ऑन ऑफ सा रिलेशनशिप है उनका, कि उनके पहले उनकी नहीं बनती थी। तो एक दिन रूथ ने ये एक्सप्रेस किया कि वो एक फ़िशिंग बीच है, वहाँ फ़िशिंग बोट्स होती हैं और वो वहाँ पे जाना चाहती है। टोनी का जो रिकवरी सेंटर है उसके पास है। उन्होंने वो वहाँ से टोनी को पिक किया और वहाँ बोटिंग पे चले गए डिफाइन बीच पे। फिर उन्होंने जो चर्चिंग के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि वो चर्चनी और जो रोडनी थे उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, मैं नाम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि उनकी जो सैंकड़ डोनेशन हो गई है। अब जब वो ट्राइब से वापस आ रहे थे तो रूथ ने टोनी और केट से अपोलोजाइज किया कि मैंने तुम दोनों को अलग रखा, उस वजह से उसने माफ़ी मांगी और उसने उन दोनों को इनकरेज किया कि तुम दोनों डेफरल्स के लिए जो है परसू कर दो, मतलब नरेशन कर दो। मतलब कि जब आप अपने 3-4 ऑर्गन डोनेट कर देते हैं तो आप ख़त्म हो जाते हैं, तो क्योंकि ये आर्टिफिशियल क्रिएट किए गए हैं तो फिर आप मर जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम दोनों, इसका मतलब है कि दे बोथ आर इन लव, कि एक दूसरे से ऐसे प्यार करते तो तुम डॉफल के लिए क्लेम कर दो कि जो उनके जो नरेशन हैं उसमें पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। फिर उसने
मतलब तुम लोग आपस में कर दो ना, तो जो उनके जो ऑर्गन डोनेट करने का टाइम होता है ना, वो फिर लेट कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं तुम दोनों इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ। फिर उसने कहा कि मुझे मैडम के घर का एड्रेस मिला है, तो तुम लोग वहाँ चले जाओ। अब कैथी और रूथ ने हेल्शियम के बारे में बातें की और फिर कॉलेज के बारे में डिस्कस किया। फिर जब रूथ ने कैथी को इनकरेज कि वो टोनी की केयर बन जाए। अब रूथ की जो सेकंड डोनेशंस भी कंप्लीट हो गई थी और टोनी ने अपनी थर्ड डोनेशन मुकम्मल की कर ली, और कैथी जो है उसकी केयर बन गई। कैथी और टोनी के जो डेज हैं वो पढ़ने में, बातें करने में और रिकवरी सेंटर में बात करते थे, ठीक है, इन चीज़ों में और पढ़ते थे, इस तरह गुजरते रहे। फिर उन दोनों के बीच में जो है वो सेक्स भी हुआ। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर के लिए परसू कर देते हैं। फिर वो जो रूथ ने मैडम का एड्रेस दिया था वहाँ गए, उनका विज़िट किया और बताया। फिर मैडम ने उनको इनवाइट किया कि आप लोग अंदर आ जाओ। फिर उनकी रिक्वेस्ट भी सुनी, और जो मिस एमिली थी ना, वो नेक्स्ट रूम से आई। उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर अब एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हेल्शियम था ना, वो बेसिकली हेल्शियम का एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट का पार्ट था, जिससे जो क्लून्स हैं उनको उनके ह्यूमंस में अपब्रिंगिंग करनी थी इंसानों की तरह। मैडम ने फिर ये बात की कि जो आर्ट वर्क था वो उसलिए कलेक्ट करती थी कि वो दुनिया को दिखा सके कि क्लून्स के पास भी सोल होती है। और वो जब वो रिकवरी सेंटर से वापस आ रहे थे तो टोनी ने कैथी से पूछा कि मतलब फिर परसू का क्या मतलब है। उन्होंने वुड्स में, जंगलात वगैरह में वॉक की और वहाँ पे जो है चीखें चीखें भी मारी। फिर कैथी टोनी के पास गई, मतलब उसको पकड़ लिया। फिर टोनी ने अपनी जो है फोर्थ डोनेशन कर दी, और देन ही कंप्लीट, मतलब मर गया। कंप्लीट मतलब डेथ को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, और वो कंप्लीट हो। अब आगे जब कैथी नॉर्थफ्लॉक में फील्ड्स में ड्राइव कर रही थी तो उसने टोनी को हॉरिजॉन में इमेजिन कर रही थी, और देन शी ड्राइव्स अवे। और ये जो बेसिकली ये नावल था नेवर लेट मी गो, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इसका मेन आइडिया वगैरह बुक का क्या है, ये एक ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में बताता है कि जिसमें जो है वो ये एक फिक्शन स्टोरी है, ठीक है। जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह क्लोनर होते हैं, फिर डोनर होते हैं जो अपने ऑर्गन वगैरह हैं वो डोनेट करते हैं, जिसको ह्यूमैनिटी का फ़ायदा होता है, ठीक है। लोग जो होते हैं वो अपने ऑर्गन को डोनेट करते हैं, ठीक है, अपने ऑर्गन को जो है वो दूसरों को दे देते हैं, और उनके फिर केयर होते हैं, ठीक है। ये एक लैब वर्क दिखाया गया है, ठीक है। फिर इसका जो नरेटर है कैथी, ठीक है, वो अपने एक डोनर के साथ अपनी जो है वो स्टोरी को डिस्कस करती है, क्योंकि वो केयर होती है कैथी। तो टोनी जो है पहले उसका जो रिलेशन होता है वो दूसरे के साथ होता है, रूथ के साथ होता है, लेकिन फिर बाद में वो कैथी के साथ हो जाता है, ठीक है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब वो कैथी फिर वो मर जो है उसका चार ऑर्गन, 4 बार उसने देना होता है ना अपना ऑर्गन, तो वो उसका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो मर जाता है। और फिर वो जो वो ड्राइव करती है उसको इमेजिन करती है, और इसने अपनी 3 स्टोरी यानी कि 3 जो पार्ट हैं उसमें अपने नावल को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और पहले पार्ट में उसने अपने हेल्शियन में बताया हुआ है, अपनी मेमोरीज़ को डिस्कस किया हुआ है। दूसरे पार्ट में उसने वेटरन को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में उसने खुद को टोनी के साथ मतलब डिस्कस किया हुआ है। तो ये बेसिकली ये आपका नावल था, ठीक है। अब इसके हम थीम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बेसिकली 3 थीम्स हैं। जो पहला थीम है उसका नाम है द रिलेंटलेस पैसेज ऑफ टाइम एंड इनएविटेबल ऑफ लॉस, ठीक है। रिलेंटलेस मतलब होता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब ऐसा वर्क जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो नहीं रुका कहती के लिए। और इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, इसका मतलब है दे दैट कांट बी अवॉइडेड, ठीक है, जिसको रोका नहीं जा सकता। इस थीम के मुताबिक कैथी 31 ईयर की थी, और एट द स्टार्ट ऑफ नावल वो जो है अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच गई थी। मतलब उसका जो टाइप ख़त्म होने वाला था, मतलब उसका जो टाइम था वो ख़त्म होने वाला था, मतलब वो इस एज पे थी। और कैथी ने अपने हर एक बंदे ने को खो दिया जिसको वो चाहती थी, ठीक है, फ्रॉम हेल्सियन जो स्कूल था वहाँ से। और बस उसकी जो मेमोरीज़ हैं उसके साथ रह गई, जिसको उसने अभी तक पास रखा हुआ है। और जब कैथी ने नरेट किया तो उसके नरेशन से जो वो दिखा रही थी कि बहुत लॉस हुआ उसको, और बहुत सी मेमोराइज हैं वो उसकी डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसका रूमर थी, जो उसकी डिज़ायर थी कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसकी जो फीलिंग्स थी उनके साथ, वो टोनी के साथ और
टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जो उसकी फीलिंग्स थी उनके लिए वो चाहती थी कि ये लोग इतनी जल्दी इससे जुदा ना हो। और उनका जो डेफरल्स का आइडिया था, ठीक है, जो उनका आइडियाज़ था डेफरल्स के लिए, वो भी क्या ख़त्म हुआ डेथ पे जाके, ठीक है, और लॉस पे जाके, ठीक है। डेफरल जो है वो बेसिकली एक ब्रीफ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, लाइफ की। और मतलब कि एक टेम्परेरी डेफरल को भी हम देखते हैं तो ये वो नहीं जो कि आप लाइफ फ्यूचर को चेंज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम कर भी लेते हैं नॉवल में कि डेफरल रियल वाज, मतलब डेफरल भी एग्जिस्ट करता था, बट डेफरल वही पोस्टपोन करना, डोनेशन करना, मतलब कह लो कि वो कुछ टाइम के लिए परमानेंट चेंज नहीं था, ठीक है, कुछ टाइम के लिए टाइम होल्ड करता था। ये चीज़ें सिम्बलाइज करता है कि जितनी भी चीज़ लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं था। पावर ऑफ मेमोरी, ये उसका दूसरा थीम है, ठीक है। अब जो कहती है वो पावर ऑफ मेमोरी जो है उसका दूसरा थीम, अब जो कहती है उसकी लाइफ में जितने भी लॉसेस हुए वो अपनी मेमोरीज को याद करती थी, तो उससे ज़रा जो है वो कॉपर क्लोज का किया, उसने अपनी मेमोरीज को प्रिजर्व किया हुआ था जो हेल्शियम में उसका टाइम गुजरा। फिर जब हेल्शियम बंद हो गया उसके बाद भी उसको वो सब चीज़ें याद थी। और फिर जो टोनी के साथ उसका और रूथ के साथ उसकी मेमोरी थी, उनको डेथ के बाद भी उसने उनको मेमोराइज किया, उनको प्रिजर्व रखा, उसको संभाल के रखा, उसको याद रखा। और बेसिकली जो नावल का टाइटल है वो एपिटम केक, यही है कि इसका वो डिज़ायर टू होल्ड ऑन, मतलब अगर हम टाइटल देखें तो नेवर लेट मी गो, तो वो भी इस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है कि उसकी ऐसी डिज़ायर है जिसको छोड़ना नहीं चाहती, कि नेवर लेट मी गो, ऐसी डिज़ायर जिसको होल्ड ऑन करना चाहती है। बेसिकली ये नेवर लेट मी गो उसके लिए एक प्लेयर भी था, एक उसकी जो है वो डिमांड भी थी कि वो अपने लोगों के साथ, अपने लवर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और जो कहती कि मेमोरीज हैं जिनको उसने खो दिया उनके साथ, उनको होल्ड ऑन करना का एक वे था, मतलब अपनी मेमोरीज से वो उनको याद करती थी, उनको रिविजिट करती थी, रिवाइज करती थी, उनको रिमेंबर करती थी। और कहती कि जो मेमोरी थी वो समवट इनकम्प्लीट सी थी, और उसका जो नरेटर था वो एक प्रोसेस था जो उसको नरेट कर रही थी जैसे, ठीक है। और रिकवरी का वो एक प्रोसेस था और एक अटेम्प्ट थी टू मेक सच मेमोरीज के जो मेमोरीज हैं उनको एक सेंस बनाना और बना सके। वो कहती है कि मेमोरीज एक पावरफुल वेपन है जिससे जो लोग हैं हमारी ज़िंदगी में नहीं भी हैं तो उनको याद कर सकें, रिविज़िट कर सकें, ठीक है। और उन मेमोरीज को याद करके हम जो है मोटिवेट हो सकते हैं, हमने जो पास्ट में गलतियाँ की होती हैं उनको सुधार भी सकते हैं। तो जैसे कि ये एक मशहूर कोट है कि द पास्ट कान हर्ट बट द वे वी कैन सी इट, वी कैन लर्न फ्रॉम इट, और वी कैन मूव फॉरवर्ड इट, और वी कैन लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो अभी वो यही कह रही है कि जो पास्ट में गलतियाँ की थी उनको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। मेमोरीज जो है वो एक पावरफुल वेपन है, मेमोरीज जो है वो एक पावरफुल वेपन होता है, ठीक है। द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तीसरा थीम ये है, ठीक है, द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है कि जो नरेशन है वो बेसिकली एक टेस्टमेंट है थी, मतलब जो स्टूडेंट के साथ उसका कायम टाइम गुजरा और जो उनके काउंटर पार्ट थे, ठीक है, जिसमें उसकी जो लाइफ थी, मतलब ये दिखा रहे हैं कि जो इंसानों की डिग्निटी है, मतलब इंसानों के पास हर राइट होता है, हर चीज़ को करने का राइट होता है, मतलब कि वो जब चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग थे, इनके क्लोन्स थे, उनका क्या था कि उनके पास अपनी लाइफ जीने का कोई राइट नहीं था। मतलब पहले हेल्शियम में वहाँ जैसे टीचर्स चाहते थे उनकी अपब्रिंगिंग करते थे, फिर उन्होंने क्या किया कि जो डोनेट कर दो, ठीक है, उनको इनकरेज किया कि अपने पार्ट जो अपने ऑर्गन जो है उनको डोनेट कर दो। जब उन लोगों ने उनकी अटैचमेंट हो गई, ठीक है, वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते थे, मतलब एंड पे ये कह लो कि उनकी डेथ हो गई एज प्लान्ड, ठीक है। और ये उनकी जो डेथ थी वो प्लान थी, ठीक है। इसमें ये बता रही है कि जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमंस हैं वो बेसिकली उनके पास ऐसा अपना राइट होता है, उनकी एक डिग्निटी होती है। वो ये चीज़ बताना चाह रही है कि यही चीज़ बतानी चाहिए कि जो ह्यूमन है उनके पास एक राइट होता है, उनकी अपनी किस्मत होती है। फिर उसने बताया कि ह्यूमन की लाइफ में होप्स भी होती हैं, जॉयज़ भी होते हैं, प्लेयर भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होते हैं, सॉरो भी होता है, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी होते हैं। फिर कैथी ने अपनी जो है मेमोरीज़ को जो है वो
आयोनाइज़ किया है कि इसमें एमिली और मैडम की जो एफ़र्ट है और ट्राई किया है कि ये साबित कर सके इनके जो स्टूडेंट्स में भी सोल है, ठीक है, और ये भी ह्यूमन ही हैं, बट इनकी एफर्ट्स इतनी कामयाब नहीं हुई जितना कैथी की जो नरेशन का स्टाइल है उसने अपनी तरफ ज़्यादा माइल किया है। वो लोग भी ह्यूमन होते हैं जिसको उसने रिलेट किया है चीज़ों से और इन चीज़ों को सिम्बलाइज कर रही थी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आज का नावल था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगा, ठीक है। फीडबैक लाजमी दीजिए, ठीक है। ये एक फ़िक्शनल नावल था, ठीक है, और इसमें वो क्लोन्स वगैरह के बारे में बता रही है, ठीक है, और उसको 3 पार्ट में उसने डिस्कस किया हुआ है। कैथी इसकी नरेटर है, ठीक है, और वो अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, और वो ह्यूमन लाइफ के बारे में बताती है कि ह्यूमन लाइफ हर इंसान के पास राइट होता है। ऑल्दो जो कॉलोनाइजर थे वो भी जो डोनर थे वो भी इंसान थे, लेकिन वो आर्टिफिशियली थे, ठीक है। और फिर हमने इसमें से थीम्स को भी डिस्कस किया, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर वही थे जो मैंने नॉवेल्स के दरमियान में डिस्कस करने हैं, जैसे कैथी, ठीक है, टोनी, ठीक है, उसके बाद मिस वगैरह और जो हैं वो रूथ, ठीक है। तो ये आज का हमारा नावल था। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।